उपसहसंयोजन यौगिक क्या होते हैं, लिगेंड क्या होते हैं, हेट्रोलिटिक संकुल क्या होते हैं, हेट्रोलिप्टिक संकुल क्या होते हैं, और भी आपका जैसे लिगेंड के प्रकार एक दंतुर, द्विदंतुर, बहुदंतुर लिगेंड क्या है, और बहुत ही आसान तरीके से मतलब जितने टॉपिक है इस चैप्टर के जो कि आपको परेशान करते हैं, आज के इस वीडियो पे सारे टॉपिक क्लियर करने वाले। और बात करें आज से शुरुआत हो रही है आपकी क्लास 12 केमिस्ट्री के 5वें चैप्टर उपसहसंयोजन यौगिक की। अभी तक अगर आपने पढ़ा है कहीं से आपको नहीं समझ में आया तो एक बार विश्वास रख के देखना। आज का ये वीडियो आपको देखने के बाद पूरा एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक आप समझोगे बहुत आसान तरीके से, ठीक है। चाहे उपसहसंयोजन यौगिक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, उदाहरण हो, या आपका जैसे द्विक लवण है, उपसहसंयोजन यौगिक है, साधारण लवण, ये क्या होते हैं, और जैसे आपके होमोलिप्टिक संकुल, हेट्रोलिप्टिक संकुल हो गए, उपसहसंयोजन संख्या हो गई, और भी जितने टॉपिक है सबको आज के इस वीडियो पे क्लियर करने वाले। इसलिए आपसे कह रहे हैं आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी क्लास आपको अटेंड करनी है क्योंकि ये इस चैप्टर की पहली क्लास है, पहला वीडियो है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम बेसिक से सब कुछ पढ़ते चलेंगे। इससे पहले 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, ठीक है। 4 चैप्टर फिजिक्स के कंप्लीट करा दिए, 4 चैप्टर केमिस्ट्री के करा दिए। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ क्योंकि बेहतरीन तैयारी चल रही है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी है केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों की, वहां से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो शुरू कर रहे हैं 5वां चैप्टर, उपसहसंयोजन यौगिक क्या होता है, ठीक है। उपसहसंयोजन यौगिक में हमें जो जो पढ़ना है सब कुछ आपको पढ़ाते हुए चलेंगे, एक भी टॉपिक आपका नहीं छोड़ेंगे, बस आपको लास्ट तक जुड़े रहना है, ठीक है। तो देखो सिंपल बात करें, उपसहसंयोजन यौगिक जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये होता क्या है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं तो समझते हैं पहले परिभाषा से फिर उदाहरण से, ठीक है। तो समझो, देखो कहा गया ऐसे यौगिक, उपसहसंयोजन यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं जो जिनमें केंद्रीय धातु आयन क्या होता है अभी सब समझाएंगे, जिनमें केंद्रीय धातु आयन लिगेंड नामक अणुओं या आयनों के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाकर एक निश्चित ज्यामितीय संरचना बनाता है, उन्हें उपसहसंयोजन यौगिक या संकुल यौगिक भी बोला जाता है, ठीक है। उन्हें उपसहसंयोजन यौगिक या संकुल यौगिक भी बोला जाता है, ठीक है। एक ऐसी व्यवस्था होती है, एक ऐसे यौगिक होते हैं उपसहसंयोजन यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु आयन से लिगेंड क्या करते हैं, उपसहसंयोजक बंध बनाकर सीधे जुड़े हुए होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजन यौगिक बोलते हैं या संकुल यौगिक बोलते हैं, ठीक है। परिभाषा पढ़ ली कि ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु आयन लिगेंड नामक अणुओं या आयनों के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाकर एक निश्चित ज्यामितीय संरचना बनाते हैं, जिसे उपसहसंयोजन यौगिक या संकुल यौगिक कहते हैं। अब उदाहरण से जब तक नहीं समझोगे समझ में आने वाला नहीं है, तो चलो उदाहरण से देखते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए आपको बताएं कि उपसहसंयोजन यौगिक क्या होते हैं, उसके लिए आपको एक यौगिक का एग्जांपल लेते हैं, जो कि देखो यहाँ पे एक देते हैं K4FeCN6, ठीक है। ये आपके पास एक कंपाउंड है। अब हमने कहा ये उपसहसंयोजन यौगिक है। अब आप कहोगे भैया आपने तो बता दिया, लेकिन ये है कैसे, क्या चीज इसमें इस परिभाषा से बन रहा है कि हम समझ जाए उपसहसंयोजन यौगिक है, ठीक है। तो उसके लिए समझो, देखो आपको यहाँ पे 2 चीज दिखेंगी। इस टाइप का जो यौगिक होगा इसमें 2 चीज दिखती हैं, पहले या तो बाहर इधर साइड कुछ होता है और कोष्टक के अंदर कुछ होता है, ठीक है। या दूसरा कुछ इस टाइप से मिल सकता है, मान लो आपको इस टाइप से दे दिया जाए MnH2O का होल 6, यहाँ पे कुछ भी हो, Br2Cl2 कुछ भी हो, मान लो Br2 है, ठीक है। ये दूसरा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ये पहला एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल आपके पास है। इसमें भी देखोगे, इसमें बाहर इधर कुछ लिखा हुआ है और इधर कोष्टक लगा है, इसमें देखोगे इधर कोष्टक लगा है, इधर बाहर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों है यौगिक ही, उपसहसंयोजन यौगिक ही 2 प्रकार के होते हैं, एक इस प्रकार का, एक इस प्रकार का। अब इसमें एक एक डिफरेंस हम आपको बताते चलेंगे जिससे एकदम आसान लगे आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर छोटा छोटा पॉइंट भी आपको पता है, जैसे क्या पता होना चाहिए, जैसे K4 देख रहे हो, K4 है क्या, K का मतलब पोटेशियम, क्या पता चला, पोटेशियम, ठीक है। और पोटेशियम आपको याद होना चाहिए। देखो आपके पास, देखो अगर बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम आपको याद होना चाहिए। आपने जब आवर सारणी पढ़ी थी तो उसमें जो आपका पोटेशियम था, तो उसमें पोटेशियम, हाइड्रोजन, लिथियम, ये सब क्या होते हैं, इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो कितनी होती है, +1 होती है, ठीक है। कितनी होती है, ये चीजें आपको सिंपल चीजें पता होनी चाहिए। जैसे पोटेशियम की क्या होती है, +1, ये आप सीधा सीधा समझ सकते हो। पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, इन सब की क्या ऑक्सीकरण संख्या होती है, +1 होती है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या पता चला, K जो होगा वो प्लस होगा, बस इतना जान लो। +1 की बात छोड़ो, ये जान लो K जो होगा ये प्लस होगा, K हो, Na हो, ये सब जो होंगे प्लस होंगे, ठीक है। तो अगर बात करिए प्लस है तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, धनायन बोल सकते हैं। परिभाषा भी छोड़ो, पहले जो समझा रहे हैं वो समझने का प्रयास करो।
के पे क्या होता है, प्लस का आवेश होता है, पोटेशियम पे प्लस का आवेश होता है, सोडियम पे, लिथियम पे, ये जितने आपको मिलेंगे इनमें प्लस का आवेश होता है, ठीक है। तो के पे क्या हुआ, प्लस का आवेश हुआ। अगर ये इस पे प्लस का आवेश है तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, धनायन। अब अगर इसे धनायन बोला तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक धनायन है तो एक ऋणायन होगा, तभी तो यौगिक बना होगा, तो इसे क्या बोल देंगे, ऋणायन बोल देंगे, ठीक है। इससे आपको पता चला कि कोष्टक के बाहर धनायन और कोष्टक के अंदर ऋणायन, ठीक है। दूसरी बात, इस एग्जाम्पल पे अगर देखें तो MnH2 को होल से इसे पहचानने में तो दिक्कत होगी, धनायन है कि ऋणायन। बाहर देखो Br2 लगा है, ब्रोमीन, ब्रोमीन बताओ माइनस होता है कि प्लस होता है, तो आपको पता है जो हाइड्रोजन परिवार के तत्व जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये जितने भी हैं ये क्या है, इनका आवेश -1 होता है, इनकी आक्सीकरण संख्या -1 होती है। तो ब्रोमीन यहाँ से क्या है, एक प्रकार का ऋणायन है। आप कैसे जान गए कि ये ऋणायन है, हम ऐसे जान गए कि ये ऋणायन है क्योंकि ब्रोमीन पे क्या होता है, -1 होता है। हाइड्रोजन परिवार के तत्वों की कितना होता है, आक्सीकरण संख्या -1 होती है, इसलिए क्या हुआ, ब्रोमीन को बताया ऋणायन। क्लोरीन दिख जाए, ब्रोमीन दिख जाए, ये सब क्या होता है, माइनस के होते हैं, तो जब माइनस का है तो इसका मतलब ये क्या है, ऋणायन। अब जब अगर ये ऋणायन हो गया तो बचा वाला क्या हो जाएगा, धनायन, क्योंकि एक धनायन होगा एक ऋणायन होगा, यही दो चीजें होंगी इसमें, ठीक है, एक धनायन एक ऋणायन होगा। तो इसी टाइप से दो यौगिक आपको मिल सकते हैं, दो प्रकार के, मतलब और भी मिलेंगे लेकिन प्रकार दो ही होंगे, दो के अलावा कोई अलग प्रकार नहीं मिलेगा, ठीक है। एक में क्या होगा, धनायन कोष्टक के बाहर होगा, ऋणायन कोष्टक के अंदर होगा। दूसरे में क्या होगा, धनायन कोष्टक के अंदर होगा और ऋणायन कोष्टक के बाहर होगा। इस टाइप के दो यौगिक मिलेंगे। अब बात ये आती है परिभाषा कैसे इससे बनेगी, ठीक है, तो वो चीज समझते हैं। अब अगर आपको देखो कहा गया ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड, इसमें अब दो चीजें आपको समझनी है, केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड के बारे में, ठीक है। केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड मिलते कहाँ है, इसी कोष्टक के अंदर, कोष्टक के अंदर ही आपको केंद्रीय धातु आयन भी मिलेगा और लिगेंड भी मिलेंगे। कोष्टक के अंदर आपको केंद्रीय धातु आयन भी मिलेगा और लिगेंड भी मिलेंगे, ठीक है। तो देख सकते हो कोष्टक के अंदर आपको क्या मिल रहा है, केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड, ठीक है। अब इसमें पहचानोगे कैसे कि कौन केंद्रीय धातु आयन है और कौन लिगेंड, ठीक है। तो ज्यादातर जितने भी केंद्रीय धातु परमाणु होंगे वो आपको कहां से मिलेंगे, डी ब्लॉक वाले 21 से 30 तक के तत्वों में, ठीक है, जो स्कैंडियम है, टिटेनियम, वैनेडियम, इन्हीं में सब में मिलेंगे, ठीक है, मैग्नीज, ये आपके क्या होते हैं, धातु होते हैं, तो धातु ही तो केंद्रीय धातु होगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे Fe दिख रहा है, इस वाले एग्जांपल में देखो K4 FeCN6, इसमें आपको पहचानना है कौन केंद्रीय धातु परमाणु कौन लिगेंड। तो अगर बात करें आपको यहाँ पे Fe और Cn में ध्यान देना है। Fe क्या है, एक प्रकार का, Fe को क्या बोलते हैं, आयरन है, लोहा है, एक प्रकार की धातु है। तो जो धातु होगा वही क्या होगा, उसे बोला जाएगा केंद्रीय धातु परमाणु। क्या बोला जाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु। या आप दूसरा इस तरफ से समझ सकते हो, हमने बताया ना 21 से 30 तक के तत्व आपको मिलेंगे। परमाणु क्रमांक 21 स्कैंडियम से लेके जिंक तक के तत्व ही आपको ज्यादातर केंद्रीय धातु परमाणु में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, केंद्रीय धातु परमाणु हो गया, ठीक है। और बचा हुआ जो 6 CN यहाँ पे लगा रखे हो, ये क्या कहलाएंगे, इन्हें बोला जाएगा लिगेंड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, लिगेंड बोला जाएगा, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर एटम और इसे इंग्लिश में लिगेंड ही बोलते हैं, ठीक है, लिगेंड। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर एटम या केंद्रीय धातु परमाणु, इसे इंग्लिश में लिगेंड बोलते हैं। इस वाले एग्जांपल पे देख लो MnH2O6 पे, MnH2O6 Br2 पे। इसमें अगर बात करें MnH2O6 Br2 पे, तो देखो इसमें क्या दिख रहा है आपको, Mn और H कोष्टक के अंदर ही देखना है, बाहर की बात नहीं। बाहर केवल इतना समझता था कौन धनायन कौन ऋणायन, इतना समझ गए बस। अब इसके बाद कोष्टक के अंदर ही आपको केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड मिलते हैं। अब आपने देखा Mn क्या है, Mn एक प्रकार का, अगर देखोगे Mn एक प्रकार का धातु है। मैग्नीज, मैग्नीज क्या है, मैग्नीज का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 25 होता है ना। तो मैग्नीज जो है आपका, ये क्या है, एक प्रकार का धातु है। तो ये जो धातु है यही क्या कहलाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु। इसे क्या बोलेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु, इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर एटम, ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु। और यहाँ पे जो 6 ठो आपके पास लगे हैं H2O, 6 H2O लगे, ये किसके रूप में लगे हैं, ये लिगेंड के रूप में लगे हैं। ये किस रूप में लगे हैं, लिगेंड के रूप में लगे, ठीक है। मतलब जो धातु होगा उसे केंद्रीय धातु परमाणु बोलेंगे और धातु के बगल में जो कोष्टक में लिखा होगा उसे क्या बोलेंगे, लिगेंड बोलेंगे। देख सकते हो ये Cn कोष्टक में लगा है, H2O कोष्टक में लगा है, ये क्या है, लिगेंड। मतलब केंद्रीय धातु परमाणु के बगल में जो लगा हो कोष्टक के अंदर वही लिगेंड कहलाता है। ये एक भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। मान लो यहाँ पे H2O भी आ जाए, Cn भी आ जाए, तब भी वो दोनों लिगेंड हो गए। मान लो कोष्टक के अंदर ऐसा हो MnH2O भी लिखा है और Cn भी लिखा है या Cl भी लिखा, कुछ भी लिखा है, जो कोष्टक के अंदर होगा उसी में केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड। Mn क्या हो जाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु, और ये दोनों ही लिगेंड हो जाएंगे, ठीक है। तो कोष्टक के अंदर केवल दो ही चीज लिखी जाती है, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड। तो जो धातु होगी उसे केंद्रीय धातु परमाणु बोलेंगे और जो बचा हुआ होगा उसे लिगेंड बोलेंगे। इतना बात समझ में आया, अब आगे समझो। परिभाषा ये कह रही थी, क्या कह रही थी, कि ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु आयन या परमाणु, केंद्रीय धातु आयन या परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु बोलो या केंद्रीय धातु आयन बोलो,
आयन जो होते हैं लिगेंड नामक अणुओं या आयनों के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाकर एक निश्चित ज्यामितीय संरचना बनाते हैं। अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि भैया उपसहसंयोजक बंध बना के निश्चित ज्यामितीय संरचना कैसे बनाएंगे। उसके लिए हम कोई एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो पहला एग्जांपल हमने मान लो लिया K4FeCN6, इससे आपको समझा देते हैं, ठीक है। अगर K4FeCN6 में बात करें तो ये किन किन आयनों से मिलकर बना है, K प्लस से, और जब ये प्लस होगा तो ये वाला माइनस होगा। हमने पहले बताया K आपका प्लस में होता है, तो अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस ही होगा। इतना समझ में आया। अब अगर यहाँ पे K4 है तो 4K प्लस में टूट जाएगा, और ये FeCN6, ठीक है, ये किस में टूट जाएगा, ये माइनस में टूट जाएगा, ठीक है। वो 4 माइनस में, कितने में टूटेगा, 4 माइनस में, क्योंकि अगर यहाँ पे 4 प्लस है तो 4 माइनस भी तो होना चाहिए, तो इसलिए 4K प्लस और FeCN6 4 माइनस में टूट गया, ठीक है। देख लो ध्यान से, जो K4 है इसमें क्या 4 पोटेशियम है, एक पोटेशियम के पास प्लस है तो 4 है, तो 4K प्लस, FeCN6 4 माइनस। अब ये कैसे इसके साथ केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड जुड़े वो समझाते हैं आपको। इसकी ज्यामितीय संरचना समझाते हैं। क्या समझाते हैं, ज्यामितीय संरचना, ज्यामितीय संरचना आपको समझा देते हैं, ठीक है। इसकी ज्यामितीय संरचना कैसे बनती है, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेगा 4K प्लस है, तो इस 4K प्लस को आपको इसी टाइप से बाहर रखना है, ठीक है। अब इसके अंदर वाली संरचना आपको समझनी है, इस टाइप से देखो 4 माइनस, ठीक है। अब इसके अंदर की संरचना समझनी है। यहाँ पे आपको Fe दिख रहा है, तो ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु। उपसहसंयोजन यौगिकों में क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड जो होते हैं उपसहसंयोजक बंध द्वारा सीधे जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 लिगेंड है तो 6 लिगेंड लगा लो। एक लिगेंड मान लो यहाँ पे लगा लिया CN, एक लिगेंड यहाँ पे लगा लिया CN, एक यहाँ पे CN लगा लिया, एक यहाँ पे लगा लिया, एक यहाँ पे मान लो लगा लिया, एक यहाँ पे, 6 लगाने, 1 2 3 4 5 6 CN हो गए। अब ये किस बॉन्ड से जुड़ते हैं, किस बंध से जुड़ते हैं, उपसहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक बंध इस टाइप से तीर के रूप में दिखाया जाता है, ठीक है, तीर के रूप में। तो यहाँ पे आपको इन सब में CN के साथ क्या करना है, इस टाइप से तीर के रूप में दिखा देना है, ठीक है। इस टाइप से तीर के रूप में दिखा देना है, इस टाइप से आपको, ठीक है, इस टाइप से तीर के रूप में दिखा देना। ये क्या है, उपसहसंयोजक बंध है, ये क्या है, उपसहसंयोजक बंध है। तो इस टाइप से इसकी ज्यामितीय संरचना बनती है, जिसमें आपको दिख रहा है CN जो है Fe के साथ कौन सा बंध बनाए हुए हैं, उपसहसंयोजक बंध। ये जो तीर वाला बॉन्ड बनाए हैं सब, ये उपसहसंयोजक बंध बनाए हैं, ठीक है। तो मतलब केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड जो होता है उपसहसंयोजक बंध बना के एक प्रकार की ज्यामितीय संरचना बनाता है, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रकार के यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, K4FeCN6 का जो संरचना बनी है, इस प्रकार के यौगिक को हम लोग उपसहसंयोजन यौगिक बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ गए, उपसहसंयोजन यौगिक कहते हैं। और यहाँ पे अगर देखोगे, ये अब मन में आ रहा होगा भैया इसके साथ CN की तरफ, जैसे यहाँ पे इस तरह से अगर बॉन्ड लगाया है, अगर हम इसका उल्टा ऐसे लगा दें तो क्या कोई समस्या हो जाएगी क्या, ऐसे लगा दें तो ऐसे लगाने में गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों गलत हो जाएगा आप समझो, ठीक है, क्यों गलत हो जाएगा वो चीज भी आपको पता होना चाहिए। देखो ये बॉन्ड लगा क्यों है, ये बॉन्ड ये दर्शा रहा है कि CN ने अपना इसको इलेक्ट्रॉन दिया है। देखो जो CN यहाँ पे ना, ये CN आयन, ये CN जो होता है इसके पास माइनस का चार्ज होता है, CN माइनस होता है। तो जहां पे माइनस लगा हो, अगर एक माइनस लगा तो माइनस का मतलब है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ठीक है। अगर माइनस जैसे CN के पास लगा माइनस है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अगर यहाँ पे क्लोरीन माइनस हो तो माइनस लगा तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ब्रोमीन माइनस हो तो मतलब माइनस लगा तो 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं CN के पास, प्रत्येक CN के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि सब में माइनस लगा होगा। 6 CN है तो सबके पास माइनस है, मतलब 2-2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2-2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस Fe को देते हैं। तो ये बॉन्ड जो है उपसहसंयोजक बॉन्ड, ये यही दिखा रहा है कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन को इसको दिया है, ठीक है। ये तीर का निशान यही दिखा रहा है कि इसने अपने बॉन्ड को, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को उसको दिया है, ठीक है। तो इसीलिए उपसहसंयोजक बॉन्ड का जो दिशा है वो इधर की ओर बनाई गई, Fe की ओर, क्योंकि Fe को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है। अभी देखो कोई हमने बहुत बड़ी चीज आपको नहीं बता दी, अभी केवल परिभाषा ही क्लियर कर रहे हैं। आप परिभाषा समझो। हमने कहा ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु आयन लिगेंड नामक अणु, केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड नामक अणु हमने समझाया सबसे पहले। जैसे एक ये यौगिक है K4FeCN6, एक है MnH2CO6Br2। इसी टाइप के कई सारे यौगिक आपको आगे देखने हैं, ठीक है। इसमें अगर K बाहर लिखा है इधर साइड तो ये प्लस का है, धनायन है, और कोष्टक के अंदर वाला ऋणायन। और यहाँ पे देखोगे तो Br आपको क्या दिख रहा है, माइनस होता है Br, तो इसे पहचान के ऋणायन, तो ये वाला धनायन ही होगा, क्योंकि एक अगर ऋणायन तो दूसरा तो धनायन ही होना है। फिर इसके बाद हमने बताया कोष्टक के अंदर ही आपको केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड मिलते हैं। कोष्टक के अंदर जो भी धातु होगी, जैसे यहाँ पे Fe है, मैग्नीज है, और भी कई सारी धातु, क्रोमियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब धातु है। तो ये क्या कहलाएंगी, केंद्रीय धातु परमाणु, और जो उसके साथ जुड़ा होगा वो लिगेंड कहलाएगा। यहाँ पे ये केंद्रीय धातु परमाणु Mn हो गया, और ये जो जुड़ा H2 ये लिगेंड हो गया। फिर हमने कहा ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु आयन
केंद्रीय धातु आयन क्या होते हैं, लिगेंड नामक अणुओं या आयनों के साथ क्या कौन सा बंध बनाते हैं, उपसहसंयोजक बंध बनाकर एक निश्चित ज्यामितीय संरचना बनाते हैं, उन्हें उपसहसंयोजन यौगिक या संकुल यौगिक कहते हैं। तो हमने देखा K4FeCN6 में 4K प्लस FeCN6 4 माइनस आयन में टूटता है, तो देखा ज्यामितीय संरचना के अनुसार ये 4K प्लस और इस टाइप से 4 माइनस आयन में टूटा और इसकी संरचना कुछ इस टाइप से बनी जिसमें Fe के साथ Cn ने क्या रखा है, क्या कर रखा है, उपसहसंयोजक बंध बना रखा है। जितने Cn है 6 के 6 हो, सबने क्या कर रखा है, उपसहसंयोजक बंध बना रखा है किसके साथ, Fe के साथ। तो इस प्रकार की जो संरचना बनती है उसे ज्यामितीय संरचना बोलते हैं और इस प्रकार का जो यौगिक होता है उसे उपसहसंयोजन यौगिक या संकुल यौगिक बोलते हैं। ठीक है, अभी आपने सिंपल सी भाषा में समझा है। अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन जैसे पूछ लिया जाता है कभी कभी, अभी तो ये तो समझ गए लिगेंड क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु क्या, उदाहरण सहित आप समझा लोगे। अगर पेपर में पूछा जाए उपसहसंयोजन यौगिक की परिभाषा उदाहरण सहित बताओ, तो परिभाषा लिख देना, कोई भी एक उदाहरण लिख देना, दो लिखने की जरूरत नहीं, केवल एक उदाहरण लिखो। उसकी चाहो तो इस टाइप से, जैसे इस उदाहरण को लिखा, इसकी संरचना बना दो, केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड दर्शा दो, बस हो गया। ठीक है, और आपसे कभी कभी एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लेता है कि जैसे उपसहसंयोजन यौगिक क्या है, द्विक लवण क्या है, साधारण लवण क्या है, इनमें अंतर बताओ। ठीक है, एक क्वेश्चन इस टाइप से भी आ जाता है कि उपसहसंयोजन यौगिक, द्विक लवण और साधारण लवण में अंतर बताओ। तो थोड़ा सा टाइम देके हम लोग जल्दी से इसे भी समझ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट एक पेपर में आ भी सकता है और इसको पढ़ने से आपको अच्छी नॉलेज भी हो जाएगी कि इन तीनों में क्या अंतर होता है, क्यों हम इन तीनों को पढ़ रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको पढ़ लिया, आपको देखो हमने पहले ही बता रखा है यार, एक चीज अब समझ लो, जो लोग आज के इस वीडियो पे इतने देर तक रुक गए उनको बता दिया, अगर बेहतरीन तैयारी करनी है तो इधर उधर भटको मत, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, नोट्स बनाते चलो। ठीक है, इधर उधर भटकोगे तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। ठीक है, एक जगह से मस्त तरीके से पढ़ाई स्टार्ट करो। बात करें तो 5वां चैप्टर स्टार्ट है, तो इसकी बढ़िया से नोट्स बनाते चलो। जो जो आपको पढ़ा रहे हैं इसको पहले इतना नोट किया, फिर अब जो पढ़ाने वाले द्विक लवण हो गया, साधारण लवण हो गया, उपसहसंयोजन यौगिक की परिभाषा, इन तीनों में क्या अंतर है उसको समझ लेते हैं। फिर आगे जितनी चीज पढ़ाएंगे नोट्स बनाते चलो, डेली वीडियो आते हैं, बेहतरीन तैयारी करो। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों की तैयारी चल रही है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहां पे जाओ, पहले पार्ट से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करो जिससे वो लोग चैनल पे आके बेहतरीन तैयारी कर सके। ठीक है, तो अब आपको समझा देते हैं उपसहसंयोजन यौगिक, द्विक लवण और साधारण लवण में क्या अंतर है। ठीक है, तो चलो जल्दी से उसे देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है कुछ इस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है कि मान लो साधारण लवण, द्विक लवण और उपसहसंयोजन यौगिक क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है। ठीक है, अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कैसे बता सकते हो, मतलब इनमें क्या अंतर होता है, साधारण लवण क्या है, द्विक लवण क्या है, उपसहसंयोजन यौगिक क्या है। ठीक है, तो देखो ये तीनों आपके, इनमें क्या अंतर है इनको अच्छे समझ लेते हैं, क्योंकि अगर मान लो पेपर में आपसे पूछ लेगा ये तीनों क्या है, इनमें अंतर क्या है, तो आप बता सकते हो। और ये आपको जानना भी जरूरी है क्योंकि आपको इससे बहुत अच्छी जानकारी भी मिलने वाली है। तो समझते हैं, फिर आपको खुद समझ में आएगा इनको जानने में क्या अच्छा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं साधारण की। अब बात करिए साधारण लवण क्या होते हैं, तो देखो यहाँ से हमने लिखा, जब कोई अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तो साधारण लवण बनाता है। मान लो कोई भी अम्ल है, अगर वो किसी क्षार से क्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है, साधारण लवण का। जैसे यहाँ पे HCl है जो कि एक प्रकार का, इसे क्या बोलते हैं, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक प्रकार का अम्ल है, और NaOH क्या है, एक प्रकार का क्षार है। तो जब HCl ने NaOH से क्रिया की तो यहाँ से Na और ये Cl मिलके NaCl बना और ये H और ये OH मिलके H2O बना। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो NaCl है ये एक प्रकार का साधारण लवण है। अगर आप इस साधारण लवण को क्या करोगे, जल में या किसी विलयन में अगर डुबोगे तो ये जो NaCl है अपने आयनों में टूट जाएगा, Na+ आयन में और Cl- आयन में। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ से समझना है। क्या कह रहे हैं हम आपसे, ये जो आपका NaCl एक प्रकार का साधारण लवण है, अगर आप इसे किसी विलयन में डुबोते हो या जल में डुबोते हो तो ये अपने आयनों में टूट जाएगा जिनसे बना है। NaCl Na+ और Cl- से बना है, तो Na+ और Cl- में टूट जाएगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ोगे और अच्छी बात आपको सीखने को मिलेगी। पहले इतना समझो, आपका साधारण लवण क्या होता है। साधारण लवण वो होता है अगर आप मान लो इसे किसी, मान लो जल या विलयन में घोलते हो तो वो जिन आयनों से बना होता है उन्हीं आयनों में टूट जाता है। ठीक है, और जब कोई अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तब आपका साधारण लवण का निर्माण होता है। जैसे आपने देखा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब NaOH से क्रिया किया, मतलब NaOH के साथ मिला, एक क्षार के साथ मिला, तब जाके आपका क्या बना, साधारण लवण, जो कि है NaCl। ठीक है, तो ये है बात साधारण लवण की। अब बात करें जो है द्विक लवण, ये क्या होते हैं। ठीक है, द्विक लवण जो होते हैं ये एक प्रकार के योगात्मक यौगिक होते हैं। शब्द को ध्यान समझना, ये योगात्मक यौगिक होते हैं जो केवल क्रिस्टलीय अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो आपके हैं क्या द्विक लवण, ये एक प्रकार के योगात्मक यौगिक होते हैं जो कि केवल क्रिस्टलीय अवस्था में ही पाए जाते हैं। ठीक है, ये लवण ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं परंतु जल या अन्य विलायकों में घोलने पर आयनों में टूट जाते हैं जिनसे ये बने होते हैं। मतलब आपके ये क्या है, एक प्रकार के
ये क्रिस्टलीय अवस्था में ही केवल पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं, ये एक योगात्मक यौगिक होते हैं। ठीक है, अगर आप क्या करते हो, इन्हें ठोस अवस्था में रखते हो तो ये स्थायी रहते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें जल या किसी विलायक में घोलते हो तो ये अपने आयनों में टूट जाते हैं, जिन आयनों से बने होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने लिया फिटकिरी। फिटकिरी का सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। ठीक है, क्या सूत्र है फिटकिरी का? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। अगर इसमें बात करें किन किन आयनों में अगर इसे आप जल या किसी विलायक में घोलो तो किन किन आयनों में टूट सकता है? जैसे K2 में K+ आयन है तो 2K+ आयन में टूट सकता है। ठीक है, क्योंकि 2 है ना तो इसलिए 2K+। ठीक है, K+ तो आयन होगा और 2K होने की वजह से 2K+। और किस में टूट सकता है? SO4 यहाँ पे कितने देखो, 1 SO4 ये रहा, 3 SO4 ये, 4 SO4 है तो 4 SO4 हो जाएंगे। और SO4 क्या होता है? 2- होता है तो SO4 2-। ठीक है, यहाँ से Al2 है हमारे पास तो 2Al3+ में। ठीक है, यहाँ पे Al जो होता है एल्युमिनियम 3+ आयन होते हैं इसमें, इसलिए 2Al3+ में टूटा। और 24H2 है तो प्लस का 24H2O भी बाहर निकलता है। तो मतलब जब आप इसे जल या किसी अन्य विलायक में घोलते हो तो देख सकते हो K+ आयन था इसलिए 2 थे ना तो K, तो यहाँ पे 2K+ में SO4 कितने 3 1 4 तो 4 SO4 2- में। और Al3+ होता है कितने Al है 2, Al2 है ना तो इसलिए 2Al3+ प्लस 24H2 में टूट जाता है। मतलब क्या हुआ, जब आपने इसे जल या किसी विलायक में घोला तो जिन जिन आयनों से बने थे उन्हीं में टूटे। K+ से बना था, SO4 से बना था, Al से बना था, SO4 से बना था, 24H2 अलग था, जितनी चीजों से बना था उन सब में टूट गया। ठीक है, उन सब में टूट गया। इसमें भी वैसा ही था, NaCl जो था Na+ और Cl- से बना था तो Na+ और Cl- में टूट गया। लेकिन अभी जब आप उत्सर्जन यौगिक देखोगे ना तो इसमें आपको एक डिफरेंस दिखेगा। ये जिन आयनों से बने उन आयनों में बिल्कुल नहीं टूटेंगे। यहाँ पे तो देखा Na+ और Cl- से बना था उसमें टूट गया, ये K+ SO4 2- Al3+ से बना था उसमें टूट गया। लेकिन उपसंयोजन यौगिक में आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो पढ़ो समझते हैं। वे यौगिक जो जल या अन्य कार्बनिक विलायकों में घोलने पर उन लवणों के सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते जिनसे वे बने होते हैं, संकुल यौगिक या उपसंयोजन यौगिक कहलाते हैं। मतलब जल या अन्य कार्बनिक विलायक में अगर आप इसे घोलते हो तो ये उन मतलब आयनों का परीक्षण नहीं देंगे जिनसे बने होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने लिया है CuSO4 * 4NH3। ठीक है, इसमें अगर देखोगे इसमें कौन कौन से आयन होते हैं? Cu2+, क्योंकि Cu2+ में हो जाएगा, SO4 है तो SO4 2- हो जाएगा, और NH3 है तो 4NH3 ये आपका अलग होगा। ठीक है, तो 3 आयनों से देख सकते हो Cu2+ है, SO4 2- और 4NH3, इनमें टूटना चाहिए। इनके जैसे ये टूट रहे थे वैसे इसको भी टूटना चाहिए, लेकिन ये इस टाइप से नहीं टूट रहा। ठीक है, उपसंयोजन यौगिक या संकुल यौगिक की यही खासियत है, ये जिन आयनों से बने होते हैं उनसे बिल्कुल नहीं टूटते। जैसे Cu2+ और SO4 2- से बने, लेकिन इनमें नहीं टूटेंगे। टूटेंगे किसमें, ध्यान समझो, ये टूटेंगे ऐसे। ये जब टूटेंगे ना तो ये जो CuSO4 * 4NH3 ये टूटेगा ऐसे, Cu 4NH3 तो NH3 होल 4 और 2+ इसमें टूटेगा, और प्लस का किसमें टूटेगा, SO4 है तो SO4 2- में। ये इसकी खासियत होती है। और इसको अब आप कैसे लिख सकते हो, इस टाइप से लिख सकते हो, CuNH3 का होल 4 और अगर 2+ और 2- जोड़ दोगे आयन को तो यहाँ पे SO4, ये सूत्र बन जाएगा उपसंयोजन यौगिक का। ठीक है, तो उपसंयोजन यौगिक यहाँ पे देख सकते हो, जो ये है आपका CuNH3 का होल 4 SO4, ये एक प्रकार का उपसंयोजन यौगिक है। ठीक है, और देख सकते हो ये जिन आयनों से बना था उनमें बिल्कुल नहीं टूटा। ये टूटा किसमें, CuNH3 होल 4 2+ और SO4 2- में। टूटना चाहिए था Cu2+ में, SO4 2- में, NH3 में, लेकिन इसमें नहीं टूटा। टूटा किसमें, CuNH3, ये Cu 4NH3 तो NH3 होल 4 2+ और SO4 2- में। तो यही चीज इनमें अंतर है। इसीलिए आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि साधारण लवण, द्विक लवण, उपसंयोजन यौगिक क्या है। तो हमने समझा साधारण लवण ऐसा होता है जिसमें अम्ल में क्षार मिलाने पे क्या होता है, साधारण लवण बनता है, और ये उन आयनों में टूटता है जिनसे बना होता है, जैसे Na+ और Cl- में टूटा। द्विक लवण क्या होते हैं, ये योगात्मक यौगिक होते हैं जो केवल क्रिस्टलीय अवस्था में पाए जाते हैं। ये लवण ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, परंतु जल या अन्य कार्बनिक विलायकों में घोलने पे आयनों में टूट जाते हैं जिनसे ये बने होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए फिटकरी, सूत्र ये लिखा है, यहाँ पे देख सकते हो K+ से बना था, K+ में टूटा, SO4 2- Al3+, जिससे बना था उसमें टूट गया। लेकिन उपसंयोजन यौगिक क्या करते हैं, वे यौगिक जो जल या अन्य कार्बनिक विलायकों में घोलने पर उन लवणों के सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते जिनसे वो बने होते हैं। मतलब उन आयनों का परीक्षण नहीं देते जिनसे बने होते हैं। देख सकते हो यहाँ पे CuSO4 * 4NH3 था, टूटना Cu2+ और SO4 2- में था, लेकिन टूटा किसमें, CuNH3 होल 4 2+ प्लस SO4 2-। तो इसका सूत्र कुछ इस टाइप से बना होता है, CuNH3 होल 4 SO4। ठीक है, तो ये चीज है।
आपको हमने कहा बता दे, इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग सीख भी जाओगे। इससे आपको पता चला ना इन तीनों में क्या अलग अलग चीजें है। तीनों एक ही जैसे लवण की तरह तीनों आयनों में टूटते हैं, लेकिन ये दोनों क्या है, जिन आयनों से बने उन्हीं में टूटेंगे, लेकिन ये जिन आयनों से बने उनमें नहीं टूटते। ये इनमें डिफरेंस है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये चीज आप समझ चुके हो। एकदम छोटा सा टॉपिक था तो हमने कहा समझा दे, जिससे आप लोग इन तीनों में अंतर सीख जाओ। तो अब फिर से आपको ले चलते हैं वहीं पे, हम जहाँ पे उपसर्ग संयोजन यौगिक की परिभाषा सीख रहे थे। आप परिभाषा देखते हैं, फिर इसके आगे जो लिगेंड है उनकी परिभाषाओं को समझते हैं, ठीक है। तो इसे आप चाहो तो नोट कर लो, चलते हैं वहीं पे फिर से, ठीक है। तो अब मास तरीके से हमने उस टॉपिक को भी समझ लिया जिससे आपको बहुत आसानी हुई होगी कि द्विक लवण क्या है और साधारण लवण क्या है, उपसर्ग संयोजन यौगिक क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। इसको भी अच्छे से देख लेना, कोई बहुत हार्ड टॉपिक नहीं, एकदम आसान है, ठीक है। इसको समझ गए। अब बात आती है यहाँ पे आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि जो लिगेंड है, इस लिगेंड की क्या परिभाषा होती है और लिगेंड के क्या प्रकार होते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं लिगेंड किसे कहते हैं और लिगेंड के क्या प्रकार होते हैं। तो अब आप लोग इसे एक बार पूरा स्क्रीनशॉट कर लो। अब हम चलते हैं आपको लेके लिगेंड किसे कहते हैं और लिगेंड के क्या प्रकार होते हैं। तो सब लोग जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, आप समझ लेते हैं हम लोग लिगेंड क्या और लिगेंड के प्रकार। देखो क्वेश्चन पेपर में आता है लिगेंड किसे कहते हैं और लिगेंड के प्रकार बताइए। ये आपसे पूछ सकता है एक दंतुर, द्विदंतुर, बहुदंतुर और जैसे उभय दंतुर लिगेंड क्या होते हैं, इसको बताइए, ठीक है। तो मस्त तरीके से सब कुछ समझ लेते हैं। अभी देखो आपको लग रहा होगा ये क्या इतना सारा भैया ने लिख दिया, अभी रटना भाई साहब कुछ नहीं है, एक एक पॉइंट आपको समझा देंगे, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, बस ध्यान से समझोगे तो सब समझ में आएगा, ठीक है। अभी इसको देख के डरना नहीं है, आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात करें लिगेंड क्या है, इसकी परिभाषा सबसे पहले आपको बता देते हैं, ठीक है। लिगेंड क्या होते हैं, वे परमाणु, अणु या आयन जो उपसहसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उससे उपसहसंयोजक बंध बनाता है, लिगेंड कहलाता है। हमने भी समझाया था कि जैसे उदाहरण देख लो इसका K4Fe वही वाला उदाहरण सेम लिया है। इसमें Fe क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन, Cn- क्या है, लिगेंड है। ये Cn क्या है, Cn के ऊपर माइनस होता है, ये लिगेंड है। और ये भी आपको बताया, मतलब एक माइनस लगा, माइनस का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ठीक है। माइनस का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, और इलेक्ट्रॉन युग्म अगर कहा जाए तो इलेक्ट्रॉन युग्म एक उपस्थित होता है। ये बात आपको समझनी है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें उपस्थित है। इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या मतलब है, युग्म का मतलब है जोड़ा। इलेक्ट्रॉन तो 2 है लेकिन इलेक्ट्रॉन का जोड़ा केवल एक ही है, क्योंकि जब 2 होंगे तभी तो उसे जोड़ा कहोगे। तो इलेक्ट्रॉन का युग्म एक है लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये चीज समझना है। तो कहा गया कि वे परमाणु, अणु या आयन जो उपसहसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे Cn- आयन था, Cn के ऊपर माइनस है, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन तो 2 है लेकिन इलेक्ट्रॉन का युग्म मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा एक है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस केंद्रीय धातु आयन Fe को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके तब क्या बनाएगा, उपसहसंयोजक बंध। देख सकते हो ये सभी क्या कर रहे हैं, ये जो इसके पास देखो Cn के पास बताया ना एक माइनस, मतलब इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन का एक युग्म है। सभी Cn के पास 6 Cn है, 6 के पास ऐसी स्थिति है, 6 के पास एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म सबके पास है। तो ये क्या करेंगे, ये 6 Cn अपना एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म इस Fe को देख के इस टाइप से एक बॉन्ड बनाएंगे, इस टाइप से तीर वाला, जिसे उपसहसंयोजक बॉन्ड कहा जाता है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे परिभाषा हमने लिख दी कि वे परमाणु, अणु या आयन जो उपसहसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, उसे लिगेंड कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हो Fe यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु, Cn लिगेंड। Cn के पास माइनस है, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है या एक इलेक्ट्रॉन का युग्म है। अब ये क्या करेगा, इस Fe को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके क्या बनाएगा, उपसहसंयोजक बंध बनाएगा, और ये जो बना रहा है उपसहसंयोजक बंध इसे ही लिगेंड कहा जाता है। तो ये सिंपल सी परिभाषा है, उदाहरण इस टाइप से दे सकते हो, ठीक है। पहले वाला एग्जांपल ले लिया जो अभी समझाया था, ठीक है। अब बात आती है लिगेंड के क्या प्रकार हैं। लिगेंड के प्रकार जो होते हैं इसी आधार पे होते हैं, जैसे यहाँ पे कहा गया ना इलेक्ट्रॉन का युग्म, लिगेंड के प्रकार इसी आधार पे होते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हैं, इसी आधार पे। किसी में 1 होगा, किसी में 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, किसी में 3। पढ़ते हैं समझते हैं, ठीक है। लिगेंड के प्रकार, पहला एक दंतुर लिगेंड, नाम से पता चलता है एक दंतुर मतलब जिसके पास एक दंतुर का मतलब है जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन का युग्म उपस्थित हो, उसे एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। परिभाषा पढ़ लो, वे परमाणु, अणु या आयन जो उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु को 1 इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड।
लिगेंड जिसमें एक दंतुर का मतलब एक इलेक्ट्रॉन युग्म जो दे उससे क्या, उस प्रकार के लिगेंड को क्या बोलते हैं, एक दंतुर। जैसे यहाँ पे Cn माइनस का माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन का तो युग्म है ना, तो ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का युग्म प्रदान कर रहा है, तो एक दंतुर लिगेंड। NH3 है, NH3 जो होता है, देखो जहां पे आपको नाइट्रोजन दिख जाए, नाइट्रोजन, ये N क्या, नाइट्रोजन दिख जाए तो याद ही रखना है नाइट्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन का युग्म उपस्थित होता है, ठीक है, ये उपस्थित होता है, छिपा होता है, लेकिन ये याद रखो कहीं भी नाइट्रोजन जैसे C2H5NH2 दिख जाए या CH3NH2 दिख जाए, कहीं भी आपको ये चीजें दिख जाए तो आपको समझ लेना है NH2 लगा है, मतलब नाइट्रोजन अगर कहीं दिख रहा है तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का युग्म उपस्थित है, ठीक है। तो ये एक प्रकार के क्या है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म इनमें उपस्थित है, इसलिए इन्हें एक दंतुर लिगेंड बोला गया। इनमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित, जैसे Cl माइनस, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, तो जिसमें एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 होंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन का युग्म एक होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के लिगेंड को एक दंतुर लिगेंड बोला जाएगा। उदाहरण इस टाइप से आपको दे देना है, ठीक है। इसके बाद है द्विदंतुर लिगेंड, नाम से पता चलता है 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे, तो परिभाषा अगर लिखना तो इसी टाइप से लिख देना, वे परमाणु अणुयायन जो उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। तो हमने यहाँ पे केवल 2 इलेक्ट्रॉन युग्म लिख दिया है, नहीं परिभाषा लिखते तो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। आपको परिभाषा लिख लेना इसी टाइप से, एक इलेक्ट्रॉन युग्म की जगह 2 इलेक्ट्रॉन युग्म और बाकी परिभाषा सेम है, ठीक है। तो इसका उदाहरण देखो, एक है C2O4 2 माइनस, C2O4 2 माइनस, ठीक है, 2 माइनस लगा मतलब 2 बार माइनस है, ठीक है। 2 माइनस का क्या मतलब 2 बार माइनस। अब आपको पता है एक माइनस होता है तो उसमें मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या कह सकते हो 2 इलेक्ट्रॉनों को एक इलेक्ट्रॉन का युग्म होता है। अगर 2 माइनस है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे, तो इसीलिए इसे द्विदंतुर लिगेंड कहा गया, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है। एक माइनस के पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म, एक माइनस के पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसलिए इसे द्विदंतुर लिगेंड हमने बोल दिया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। दूसरा उदाहरण है आपके पास एथिलीन डायमीन। आपको ये लिगेंड इस टाइप से भी कहीं देखने को मिल सकता है, केवल EN लिखा रहेगा तो आपको समझ जाना एथिलीन डायमीन है और ये द्विदंतुर लिगेंड है। या आपको ऐसे मिल जाए CH2NH2, तो ये भी एक प्रकार का, मतलब ये जो EN है ना, इसी का सूत्र है, ये जो एथिलीन डायमीन है इसी का सूत्र है CH2NH2, ठीक है। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन होते हैं, इसलिए एक नाइट्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन युग्म, तो 2 नाइट्रोजन पे 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, इसलिए इसे देखो 2 नाइट्रोजन है, दोनों पे एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, इसलिए इसे क्या बोला गया, एथिलीन डायमीन तो नाम है इसका, इसे बोला गया द्विदंतुर लिगेंड, ठीक है। इसे आप EN के रूप में भी याद कर सकते हो, यही स्टेप से इसका फॉर्मूला भी याद रखो, कहीं दिखता है तो आपको तुरंत समझ जाना है ये क्या चीज लिखा हुआ है, एथिलीन डायमीन लिखा हुआ है और ये द्विदंतुर लिगेंड है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है बहुदंतुर लिगेंड। बहुदंतुर का मतलब जिसमें 2 से ज्यादा हो, इसमें बहुत सारे नहीं, इसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन युग्म जिसमें होंगे उसे बहुदंतुर लिगेंड बोला जाएगा। देख सकते हो वे लिगेंड जो 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके क्या करते हैं, केंद्रीय धातु आयन से उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, उसे बहुदंतुर लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। जैसे PO4 3 माइनस, 3 माइनस लगे मतलब 1 2 3, एक माइनस के पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म, दूसरे के पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म, 3, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए, 1 2 3, मतलब 2 से ज्यादा है ना, तो 2 से ज्यादा अगर है तो वो बहुदंतुर लिगेंड में आएगा। जैसे EDTA 3 माइनस, 3 माइनस इसमें भी लगे मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन युग्म है। EDTA को बोलते हैं कि इसका नाम हमने लिख रखा है एथिलीन डायमीन ट्राइएसिटेट। E से एथिलीन, D से डाई, D से क्या हो जाएगा डायमीन, T से हो जाएगा ट्राई और A से एसीटेट, ठीक है, इसका नाम है एथिलीन डायमीन ट्राइएसिटेट। दूसरा लिखा हुआ है EDTA 4 माइनस, 4 माइनस का मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन युग्म हो जाएंगे, क्योंकि एक माइनस में एक इलेक्ट्रॉन युग्म, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन युग्म, आदि लिख दिया आगे, ठीक है। मतलब 2 से अधिक होने चाहिए, इसमें क्या है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन युग्म, इसमें 3 है, इसमें 4 है, 2 से ज्यादा है तो बहुदंतुर लिगेंड के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ये चीज सबको समझ में आया कि नहीं, एक दंतुर, द्विदंतुर और बहुदंतुर। अब अगला आता है लास्ट वाला उभयदंतुर, इसे बोलते हैं उभयदंतुर लिगेंड। उभयदंतुर लिगेंड वे लिगेंड होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने के लिए भिन्न भिन्न परमाणु उपस्थित होते हैं। उभयदंतुर लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने के लिए भिन्न भिन्न परमाणु उपस्थित होते हैं, और ये लिगेंड क्या करते हैं, एक समय पर एक ही परमाणु से इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने के लिए सक्रिय होते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा कम समझ में आ रही होगी, टेंशन ना लो, समझ में आएगी। कहा गया वे लिगेंड जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने के लिए भिन्न भिन्न परमाणु उपस्थित होते हैं, ठीक है, जिनके पास क्या होते हैं, भिन्न भिन्न परमाणु उपस्थित होते हैं। जैसे उदाहरण देखो, जैसे लिगेंड है CN, ये M जानते हो क्यों लगा है, M का मतलब है धातु, M का मतलब क्या, धातु, इंग्लिश में धातु को क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं ना, इसलिए M को लगाया गया, मतलब ये CN जो है
M को उपसहसंयोजक बंध बनाएगा M के साथ, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा। ठीक है, तो Cn है, Cn के पास आपको इतना तो पता माइनस होता है, तो इसे एक दंतुल लिगेंड के अंतर्गत भी रखा जाता है, लेकिन ये एक प्रकार का उभय दंतुल लिगेंड भी है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें एक क्या हो सकता है, जो Cn है, Cn में क्या कर सकता है, जो कार्बन है, कार्बन क्या कर सकता है, अपना इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है, कार्बन क्या कर सकता है, इस धातु जैसे Fe धातु या कोई भी धातु हो, उसको अपने इलेक्ट्रॉन प्रदान करके क्या कर सकता है, उपसहसंयोजक बंध बना सकता है। या दूसरा टाइप कैसे हो सकता है, ये Cn न होके इस टाइप से Nc, मतलब अभी कार्बन इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, अब नाइट्रोजन भी दे सकता है, जैसे कार्बन दे रहा है नाइट्रोजन भी दे सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे देखो M क्या है, Cn, ये उपसहसंयोजक बंध किसकी ओर इशारा कर रहा है, M की ओर, मतलब यहाँ पे कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दिया है, Cn को बोलते हैं साइनो। और यहाँ पे देखोगे Nc, Nc का मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन दे रहा है, Nc में हमने N पहले लिखा है, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन दे रहा है। तो यही चीज कहा गया वे लिगेंड जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने के लिए भिन्न भिन्न परमाणु होते हैं, जैसे Cn में कार्बन भी दे सकता है, नाइट्रोजन भी दे सकता है, मतलब भिन्न भिन्न परमाणु है, एक कार्बन परमाणु, दूसरा नाइट्रोजन परमाणु। तो इसमें क्या होता है, भिन्न भिन्न परमाणु होते हैं, कार्बन भी दे सकता है, नाइट्रोजन भी दे सकता है। लेकिन इसके बाद कहा गया ये लिगेंड एक समय पर एक ही परमाणु से इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, भले इनके पास दो हैं, कार्बन और नाइट्रोजन, ये कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं, नाइट्रोजन से भी दे सकते हैं, लेकिन एक समय में एक ही बार देंगे। ये नहीं कि दोनों काम एक साथ कर ले, कार्बन नाइट्रोजन, मतलब कार्बन भी एक ही बार में देते, नाइट्रोजन भी, ये नहीं होगा। या तो ये वाली स्थिति होगी कि कार्बन दे रहा हो, या तो ये वाली स्थिति होगी कि नाइट्रोजन दे रहा हो, ये चीज होगा। दोनों में एक ही स्थिति होगी, चाहे ये वाली हो चाहे ये वाली, दोनों एक साथ नहीं होंगी, इनमें से एक होगी। ठीक है, इनमें से केवल एक स्थिति होगी, दोनों एक साथ नहीं होंगी। तो आप समझ में आया कि इसमें क्या होता है, उभय तंतुर में इसमें भिन्न भिन्न परमाणु उपस्थित होते हैं लिगेंड के पास। जैसे Cn में देगा, कार्बन भी दे सकता है, नाइट्रोजन भी दे सकता है। जब कार्बन देगा तो इस टाइप से Cn जुड़ेगा, मतलब कार्बन दे रहा है M को, M का मतलब धातु मेटल। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन दे रहा है, तो दोनों में एक ही बार, मतलब दोनों में एक ही स्थिति हो सकती है, दोनों नहीं एक साथ होगी, इसलिए हमने बीच में या लिख रखा है, एक ही होगी। ठीक है, दूसरा उदाहरण देख लो, यहाँ पे NO2 वाला है, इसमें क्या कर रहा है, M को N जो देखो MnO2 लिखा है, मतलब यहाँ पे क्या दर्शा रहा है कि नाइट्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इसको M को दे रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, इसे बोलते हैं नाइट्राइटो N। नाइट्राइटो N का मतलब यहाँ पे N जो है इलेक्ट्रॉन युग्म को दे रहा है। फिर नीचे इसके हमने लिख रखा है MONO, ONO का मतलब है यहाँ पे ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन दे रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन दे रहा है, दोनों में एक ही स्थिति होगी, चाहे जो हो, चाहे ऊपर वाली चाहे नीचे वाली। इसे नाइट्राइटो N बोलते हैं, इसे नाइट्राइटो O बोलते हैं। O क्यों बोलते हैं, क्योंकि O इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है। इसे N क्यों बोलते हैं, क्योंकि N इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा अच्छे से समझने की जरूरत है, और कोई बड़ी चीज भी नहीं समझने वाली कि आप समझ नहीं पाओगे। आपसे बस ये कहा गया, इसमें मान लो कोई लिगेंड जैसे Cn है, NO2 है, इसमें C भी दे सकता है इलेक्ट्रॉन युग्म, N भी दे सकता है, NO2 में N भी दे सकता है, O भी दे सकता है, मतलब ऐसा लिगेंड जिसमें भिन्न भिन्न परमाणु दे सके, तो उस प्रकार के लिगेंड को हम क्या बोलेंगे, वो उभय तंतुल लिगेंड। ठीक है, और इसमें एक समय में एक ही बार होगा, मतलब एक ही स्थिति काम करेगी इन दोनों में से, चाहे ये वाली कार्य करे चाहे वाली, चाहे कार्बन दे इलेक्ट्रॉन युग्म चाहे नाइट्रोजन, दोनों एक साथ नहीं देंगे। ठीक है, तो ये चीज होता है उभय तंतुल लिगेंड। तो ये आपसे पूछा जा सकता है लिगेंड क्या है, लिगेंड के प्रकार क्या है। तो आसानी से हमने पूरा यहाँ पे मस्त तरीके से आपको समझा दिया लिगेंड क्या है, लिगेंड के प्रकार क्या है। कुछ भी रटने वाली बात नहीं, समझने वाली। अगर कुछ चीज ना समझ में हो तो वीडियो को फिर से बैक करके देख लेना, पीछे करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ गए। अब समझते हैं, जैसे आपकी परिभाषा इंपॉर्टेंट है कि जैसे उपसहसंयोजन संख्या किसे कहते हैं, और जैसे हेट्रोलिप्टिक संकुल क्या होता है, होमोलिप्टिक संकुल क्या होता है, इसे समझ लेते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट करो, उनकी बात भी कर लेते हैं। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाओं के बारे में देख लेते हैं, जैसे उपसहसंयोजन संख्या, होमोलिप्टिक संकुल, हेट्रोलिप्टिक संकुल क्या होते हैं। ठीक है, एकदम आसानी से समझना, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, सबसे पहले बात करें उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है, कहा गया उपसहसंयोजन यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन से जुड़े लिगेंडों की संख्या उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। ठीक है, क्या कहा गया, उपसहसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या को हम लोग उपसहसंयोजन संख्या बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे है K4FeCN6। ठीक है, इसमें अगर बात करें, आपको पता है Fe केंद्रीय धातु परमाणु और Cn लिगेंड है, तो कितने लिगेंड है यहाँ पे, 6 Cn है। कितने Cn है, 6 है ना, तो 6 Cn मतलब लिगेंड कितने हैं, 6 है हमारे पास, 6 Cn। तो जितने लिगेंड उतनी उसकी उपसहसंयोजन संख्या। मतलब कोई भी उपसहसंयोजन यौगिक है, अगर आपको उसमें पूछा जाए कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, उपसहसंयोजन संख्या बताओ, तो आपको लिगेंडों की जो संख्या होगी, जितने भी लिगेंड उपस्थित होंगे वही उपसहसंयोजन संख्या होगी।
जैसे यहाँ पे 6 CN उपस्थित है तो 6 लिगेंड है, यही इसकी उपसंयोजन संख्या है, मतलब इसमें 6 उपसंयोजन संख्या इसकी कितनी है 6। कोई भी आपके पास यौगिक हो बस उसमें देख लो कितने लिगेंड है, जितने लिगेंड उतनी ही उपसंयोजन संख्या। ठीक है, तो समझ गए उपसंयोजन संख्या, यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन से जुड़े लिगेंडों की संख्या ही उपसंयोजन संख्या कहलाती है। अब इसके बाद आता है होमोलिप्टिक संकुल और हेटेरोलिप्टिक संकुल। इसकी परिभाषा रटने की कोई जरूरत नहीं, एकदम आसान है। देखो होमोलिप्टिक, जब आपसे पूछा जाए होमोलिप्टिक संकुल तो होमो का एक तरह से मतलब समझ लेना, होमो का मतलब होगा जब समान प्रकार के, और हेटेरोलिप्टिक जब कहे तो हेटेरो का मतलब समझ लेना विभिन्न प्रकार के। ठीक है, जैसे होमोलिप्टिक संकुल, संकुल का मतलब तो समझते हो ना, उपसंयोजन यौगिक या संकुल एक ही बात है। तो अगर कहा गया होमोलिप्टिक संकुल, होमोलिप्टिक का ये मतलब है, होमो का मतलब समान प्रकार के, समझ सकते हो कि जिसमें समान प्रकार के लिगेंड लगे हों, मतलब एक ही प्रकार के लिगेंड लगे हों, उन्हें होमोलिप्टिक संकुल बोलते हैं। और हेटेरोलिप्टिक संकुल का मतलब समझ सकते हो, हेटेरो का मतलब समझ सकते हो जिसमें विभिन्न प्रकार के लिगेंड लगे हो, जिसमें विभिन्न प्रकार के लिगेंड लगे होंगे उन्हें हेटेरोलिप्टिक संकुल बोलेंगे। समझ लो, होमोलिप्टिक में होमो का मतलब समान प्रकार समझना, हेटेरो का मतलब विभिन्न प्रकार के। ठीक है, होमोलिप्टिक संकुल वे उपसंयोजन यौगिक जिनमें केवल एक ही प्रकार के लिगेंड उपस्थित होते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण है K4FeCN6 का, इसमें देखोगे केवल एक ही प्रकार का लिगेंड है, कौन सा, केवल CN। इसमें देखोगे MnH2O6 Br2 में क्या है, एक ही प्रकार का लिगेंड है H2O, देख सकते हो H2O लिगेंड के रूप में लगा है, तो एक ही प्रकार का लिगेंड, जिसमें केवल एक ही प्रकार का लिगेंड हो उसे होमोलिप्टिक संकुल। दूसरा है हेटेरोलिप्टिक संकुल, वे उपसंयोजन यौगिक जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड उपस्थित होते हैं, जिनमें क्या होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड उपस्थित होते हैं, उन्हें हेटेरोलिप्टिक संकुल बोलते हैं। जैसे इसमें पहला उदाहरण है Cr, मतलब क्रोमियम के केंद्रीय धातु आयन बन जाएगा H2O5NH3Cl3। इसमें देखोगे दो प्रकार के लिगेंड, हमने बताया जो धातु होगा वो केंद्रीय धातु परमाणु, क्रोमियम क्या है, धातु है। ठीक है, तो केंद्रीय धातु परमाणु है। अब H2O और NH3 लगा है तो ये क्या हो जाएंगे, लिगेंड हो जाएंगे, चाहे एक प्रकार के लिगेंड और दो प्रकार, तीन प्रकार, कितने प्रकार के लगे। तो यहाँ पे देखोगे दो प्रकार के लिगेंड लगे, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के लगे, एक H2O लगा, एक NH3, तो वो ये होगी जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड लगे, दो प्रकार के लगे ना, H2O और NH3 दो प्रकार के लगे, तो इसे कहा जाएगा हेटेरोलिप्टिक संकुल। दूसरा एग्जांपल है K4FeCN5Br, इसमें 5 CN है और एक Br है, मतलब इसमें भी दो प्रकार के लिगेंड है, एक CN और एक Br। तो जब भिन्न प्रकार के लिगेंड लगे हो तो उसे हेटेरोलिप्टिक संकुल, जिसमें एक ही प्रकार के, जैसे इसमें देखा केवल CN लिगेंड है तो यहाँ पे एक ही प्रकार का लिगेंड लगा हुआ है, यहाँ पे केवल H2O लिगेंड, केवल एक ही प्रकार का लिगेंड लगा हुआ है, तो इसे बोला गया होमोलिप्टिक संकुल। और हेटेरोलिप्टिक संकुल में अलग अलग प्रकार के लिगेंड लगे होंगे, जैसे H2O लगा, NH3 लगा, इसमें CN लगा, Br लगा, तो इसे बोला जाएगा हेटेरोलिप्टिक। तो हेटेरोलिप्टिक हो गया, होमोलिप्टिक हो गया और उपसंयोजन संख्या हो गई। सिंपल भाषा पे सबकी परिभाषा उदाहरण हमने यहाँ पे लिख दिया, समझ चुके हो आप लोग, आसानी से पूछा जाए तो लिख सकते हो। ठीक है, तो आज का जो वीडियो था इसमें केवल हमने इतनी चीजें समझी। क्या क्या, सबसे पहले आपको बताया उपसंयोजन यौगिक क्या होते हैं, लिगेंड क्या होते हैं, और उसमें द्विक लवण और आपका जो साधारण लवण उपसंयोजन यौगिक क्या है इनको बता दिया, लिगेंड के प्रकार बता दिया, फिर ये जो महत्वपूर्ण परिभाषा थी ये भी क्लियर करा दी। मतलब जो बेसिक चीजें थी उनको आज के इस वीडियो पे हम लोग क्लियर कर लिए। आज के इस वीडियो पे इतना ही रहने देंगे क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत लंबा बन चुका है। अब अगले वीडियो पे हम आपको बताएंगे उपसंयोजन यौगिकों की आक्सीकरण संख्या कैसे ट्रिक से निकाली जाती है, फिर उसके अगले वीडियो में IUPAC बता देंगे, ट्रिक से कैसे IUPAC कर सकते हो, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो आगे के जितने इस चैप्टर के टॉपिक हैं सभी को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, डेली वीडियो आएंगे, मस्त तरीके से तैयारी होगी। ठीक है, तो जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, आज का जितना पढ़ा दिया इसको नोट्स बना लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना, समझ लेना, फिर अगले वीडियो पे मिलेंगे जो आगे के टॉपिक होंगे उनको पढ़ेंगे। ठीक है, और आपसे कहा सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जिससे वो लोग भी आगे चैनल से तैयारी कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगर कोई डाउट पूछ रहा हो तो आप क्या कर सकते हो, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे फॉलो कर लो, कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लो, अगली क्लास में मिलते हैं।